जी कहिए। कितना तेज म्यूजिक बजा रखा है आपने, हम सबको कितनी परेशानी हो रही है। ओहो, ये ओल्ड एज होम है, मैं जानता हूँ। मिस अमिता सिंह, मैं आपसे एक बात कहूँ? जी, आपको पता होना चाहिए कि ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम, फिर भी आपने इतना तेज म्यूजिक बजा रखा है। मिस अमिता सिंह, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, मिस अमिता सिंह। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम सिर्फ अमिता है, सिर्फ अमिता सिंह। ये मिसेज लगाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो आज सुबह सुबह आप सिर्फ यही कहने आई है कि आपका नाम अमिता है? नहीं नहीं, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आपने जितना तेज म्यूजिक बजा रखा है ना, हम लोग को बहुत परेशानी होती है। मतलब हमारी इस आदत से आपको बहुत परेशानी होती है? जी, आपकी इस आदत से हमें बहुत परेशानी होती है। अच्छा, योगाभ्यास की आदत से आपको परेशानी होती है भाई? जी, लेकिन सेहत भी तो जरूरी है ना। तो उसके लिए पार्क में जाइए ना। पार्क में? वहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, उनके साथ बैठकर योगा कीजिए। आप थू, कितनी रोनी सूरत लेकर आते थे। 24 घंटे जितनी भी सारी बातें होती है ना, वो पार्क में आकर गुटुर गू करते हैं। और वो योगा नहीं करते, सिर्फ हाथ जेब में डाले और लेफ्ट राइट और हो गया योगा। लेकिन यहां देखिए, यहां टीवी पर बाबा रामदेव जी एक अंगोछे में और शिल्पा शेट्टी जी कितने अच्छे अच्छे आसन बताती हैं कि दिल और दिमाग दोनों की बीमारी दूर हो जाती है, सुकून मिलता है। अजय जी, आपको शर्म नहीं आती है? देखा भाई साहब आप लोगों ने? अरे भैया, योगा में शर्म कैसी? मैं योगा की बात नहीं कर रही हूँ। अरे तो बाबा रामदेव जी अगर एक अंगोछे में योगा कर रहे हैं तो कोई शर्म है? अरे मैं शिल्पा शेट्टी और उनके बारे में जो आपके ऐसे विचार है ना, उसकी बात कर रही हूँ। अरे आप गलत सोच रही हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि शिल्पा शेट्टी जी और जो है हमारे बाबा रामदेव जी इतने अच्छे अच्छे आसन बताते हैं कि अगर हम रोज सुबह टीवी देखकर आसन करें ना, तो हमारी भी सेहत सही रहेगी और दिल और दिमाग दोनों बीमारी दूर हो जाएगी। बस जाने दीजिए, सब जानती हूँ मैं। अरे मैं प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल। ओहो, आप प्रिंसिपल थी? जी हाँ, वो भी स्कूल में। अरे भाई, मैं भी तो बैंक में मैनेजर था, मैनेजर। तो मैं क्या करूँ? अरे तो मैं भी क्या करूँ? एक काम कीजिए, ये म्यूजिक बंद कर दीजिए आप। म्यूजिक बंद कर दूँ? जी। लीजिए, बंद कर दिया। लेकिन एक बात बताइए अमिता जी कि इस ओल्ड एज होम में, ये सरस्वती ओल्ड एज होम जो वृद्धाश्रम है ना, इसमें मेरे और आपके अलावा कम से कम 80 से 90 लोग हो रहे थे, लेकिन किसी को मेरे म्यूजिक से कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आप आती हैं और रोज रोज म्यूजिक बंद करवा देती हैं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ जी, बताइए। जवानी में मेरे दोस्त मुझसे कहा करते थे, मालूम क्या? क्या कहते थे? कि मेरी शक्ल बिल्कुल अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, और आप भी जवानी में जो है ना, श्रीदेवी या माधुरी दीक्षित से कम नहीं रही होंगी। एक बात बताइए सक्सेना जी, पूछिए। क्या मैं आपको इतनी बुरी नजर आती हूँ? अरे मैंने कब कहा? आप तो अभी भी स्वीट 16। क्या मतलब है आपका सुस्ती? अरे मेरा मतलब है स्वीट 16। क्या? अरे मेरा मतलब है कि आप जो है ना, अभी भी एक स्वीट प्रिंसिपल नजर आती है भैया। बस मैं सब समझती हूँ। अच्छा जी, अच्छा आप भूल नहीं हैं, आपने जो है 5000 मांगे थे। ओह सॉरी, याद आया। हाँ, वो मिस्टर अजय, वो अभी तक आपने 5000 रुपए तो दिए नहीं है। लेकिन मैंने लिफाफा बना के रख दिए। अभी जब हम लोग उस पे मिलेंगे ना, किस पे? ब्रेकफास्ट की टेबल पर जी, ब्रेकफास्ट करने के लिए, तब मैं आपको देता हूँ। पक्का याद रहेगा? अरे पक्का याद रहेगा। आप कहते जा रही हैं और मैं भूल जाऊँ? सक्सेना जी, जी। मैं इंतजार करूँगा आपका। हाय, कह के गई ना कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे भाई, आपसे भी कोई कह के जाए कि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, कितना अच्छा लगता है। और आपने एक बात तो नोट की होगी, ये अमिता जी का बार बार मेरे पास आना, मुझसे तकरार करना, मुझसे टकराना, ना जाने कैसी कैसी बातें करना।
कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप लोग भी सोच रहे होंगे इस उम्र में कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन भाई क्या करें, हम भी इंसान हैं, हमारे भी दिल है, हमारे भी अरमान हैं। और ये अकेलापन जो होता है ना भाई साहब, बहुत सताता है। अगर आपको भी एक वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ दिया जाए ना, तो आप भी ऐसे ही परेशान होने लगेंगे। अरे आप अपनी तो छोड़िए, आप अपने घर में जो पपी पालते हैं ना, पपी, अगर उसको भी किसी अनजान जगह पर हम अनजान लोगों के बीच छोड़ देंगे ना, तो वह भी परेशान होकर भौंकने लगेगा, घबरा जाएगा। लेकिन आजकल के युवा तो अपनी जिम्मेदारियों को समझना ही नहीं चाहते। मेरे दादाजी बताते थे, कि पहले कमाने वाला एक होता था और सारा कुटुंब बैठ के खाता था। मैं कुटुंब की बात कर रहा हूं भाई साहब, कुटुंब, परिवार नहीं। परिवार में तो इस समय सिर्फ मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, बस यही परिवार रह गया है। कुटुंब में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ और न जाने कितने सारे कजिन एक साथ खेलना। वो खेल आपने भी खेला होगा। एक बॉल होती थी और हम लोग 5 गुट्टे रखकर उस पर ऐसे बॉल से मारा करते थे, और जब तक हम दोबारा उन गुट्टों को नहीं रखते थे तब तक हमें उन बॉल से बचना होता था। क्या नाम था उसका? हाँ भाई साहब, सपोलिया। हाँ, सपोलिया। अब क्या है, उस समय हम लोग एक बॉल थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके लाते थे, और इस समय ऐसा है कि बॉल तो सबके पास है, बैट भी सबके पास है, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबके अंदर सिर्फ मैं की भावना आ गई है। एक परिवार में अगर 5 भाई भी होते हैं ना, तो जब तक उनकी शादी नहीं होती ना, तब तक तो बड़े प्यार से रहते हैं, और जैसे ही आंखें 4 हुई, फिर बस वही मैं, मेरी बीबी और मेरे बच्चे, कुटुंब टूट गए हैं, खंड खंड हो गए। लेकिन आज इंसान ये सोचता नहीं कि कुटुंब टूटने के बाद हमारे बुजुर्ग खून के आंसू रोते हैं, खून के आंसू। सही कहूं भाई साहब, तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने औलाद पैदा करके गलती की है। हमें औलाद पैदा नहीं करनी चाहिए थी। कम से कम हमें इस बात का तो सुकून होता कि हमारे कोई है ही नहीं, कोई है ही कोई। हेलो, हाँ, क्या कह रहे हैं मिस्टर बहादुर? अभी तक आपने मेरी पेंशन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की है, और मुझे इसी हफ्ते यात्रा पर जाना है। क्या आप छुट्टी पर थे तो मैं क्या करूं? अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरी पेंशन इसी हफ्ते मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जानी चाहिए। क्या आप एकदम अपनी छुट्टी पर चले गए? अरे तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है? एक बार कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।
सॉरी सॉरी रजी, वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात का कोई बुरा नहीं माना है। जो आप कहें कोई बात नहीं है। वो मैं कुछ परेशान थी इसलिए सॉरी सॉरी। ओहो, मैं परेशानी आपकी जानता हूँ। मेरी आपसे बात हुई थी ना कि हम लोगों को यात्रा पर जाना है। मैंने उसके लिए ये 5,000 का लिफाफा तैयार कर दिया। लेकिन क्या, लीजिए ये 5,000 का लिफाफा है, ये आप रखिए, ठीक है। और मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं आपकी बात का कभी बुरा मानता ही नहीं। और एक बात और, ये लिफाफा एक और रखिए। ये किस लिए? आप तो पैसे दे चुके हैं ना। ये इसलिए कि अभी जब आप फोन पर बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था कि आपको यात्रा पर जाना है और आपकी टेंशन अभी तक नहीं हुई। बस उसी के लिए ये मदद के तौर पर 5,000 रुपए। नहीं, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। देखिए, मैं कोई आपको गिफ्ट नहीं दे रहा हूं, लोन दे रहा हूं, लोन। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं बैंक वाला हूं, तो ब्याज तो बनता ही था, ब्याज तो दूंगा ही, ठीक है। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है अजय जी। मतलब? अजय जी, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मदद लेने से इंसान कमजोर हो जाता है और बैसाखियों के सहारे मंजिल तय नहीं की जाती। माना मैं परिवार से दूर रहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेसहारा हूँ या मैं अकेली हूँ। देखिए, कौन अकेला है, कौन बेसहारा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन इतना पता है कि इस सरस्वती वृद्धाश्रम हम जितने भी लोग रह रहे हैं ना, सभी अकेले हैं, बेसहारा हैं, परिवार से निकाल दिए गए हैं, दुत्कार दिए गए हैं। और इस ओल्ड एज होम में हम एक परिवार की तरह रह रहे हैं, परिवार की तरह। और हाँ, एक दूसरे की मदद करना भी तो एक परिवार ही है ना। अजय सक्सेना जी, परिवार का खुद। अरे आप किस परिवार की बात कर रहे हैं? उस परिवार की जिसने मुझे घर से निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया और मेरे लिए घर के दरवाजे बंद कर लिए। अरे नफरत है मुझे ऐसे परिवार से। मैं अकेली हूँ और मुझे अकेले ही रहना पसंद है। तो फिर यात्रा पर भी आपको अकेले ही जाना चाहिए था। क्यों आप इस सरस्वती ओल्ड एज होम के हर दरवाजे पर जाकर खटखटा कर चिल्ला कर कह रही थी कि 5,000 दीजिए, यात्रा पर जाना है, यात्रा पर जाना है। क्यों कह रही थी आप कि यात्रा पर जाना है, यात्रा पर जाना? देखिए, हम जो इंसान है ना, हम अपनी सहूलियत के अनुसार अपने विचारों को बदल लेते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं कि हम अपनी सहूलियत के अनुसार अपने विचारों को बदल लेते हैं। और यदि अभी आपके ही घर से कोई आए ना और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगकर गिड़गिड़ा कर आपसे ये कहे ना कि हमें माफ कर दीजिए, तो गारंटी है कि आप अभी ही उनको माफ करके चली जाएंगी और अभी सब भूल जाएंगी कि अभी आपने कहा है परिवार माई फुट। पिताजी, हम इंसान हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी। जानती हूँ अजय जी, जानती हूँ कि हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन इस समाज को भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। समाज को बगावत करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए किसी को। अरे औरत होना कोई गुनाह तो नहीं है। समाज, किस समाज की बात कर रहे हैं आप? नहीं क्या
वोट फॉर अमिता जी, वोट फॉर अमिता जी। हमारी नेता कैसी हो? अमिता जैसी हो। अमिता जी, आपको जो है ना, आपको टीचिंग लाइन में नहीं होना चाहिए, आपको नेता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा भाषण देती हैं, बहुत अच्छा। क्यों क्यों अजय जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस समाज के बारे में मैंने क्या गलत कहा है? अगर आज हम महिलाएं स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है? अरे हमें आजादी चाहिए, आजादी। इस गुलाम मानसिकता से आजादी चाहिए, समझे आप? अमिता जी, जब तक हम ना चाहे ना, तो हद तक हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। और रही बात मर्द और औरत की, तो मर्द और औरत गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। यदि दोनों एक बराबर होंगे और एक से चलेंगे ना, तो जिंदगी की गाड़ी बड़े आराम से चलेगी, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जी अजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बराबरी होना बहुत जरूरी है, गाड़ी में भी और जिंदगी में भी। अगर एक पहिया ट्रक का होगा और एक पहिया कार का होगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। समानता होना बहुत जरूरी है, या तो दोनों ट्रक के हो या दोनों कार के हो, तभी जिंदगी आराम से चलेगी, समझे आप? बिल्कुल समझा अमिता जी, बिल्कुल समझा। अजय जी जी, कहाँ हो गए आप? कहीं नहीं, बस यूं। अजय जी, पांच 5,000? पर ये तो आपने पहले ही दे दिए, ये रहे। नहीं नहीं, अब मुझे ना यात्रा पर नहीं जाना है। मतलब आपने मन बना लिया कि यात्रा पर नहीं जाना है? जी, पक्का मन बना लिया कि मुझे अब यात्रा पर नहीं जाना है। मुझे कोई हक तो नहीं है भाई, लेकिन क्या अमिता जी, मैं पूछ सकता हूँ कि आप यात्रा पर क्यों नहीं जाना चाहते? अजय जी, कभी कभी लगता है कि भगवान है, और कभी कभी लगता है कि भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो फिर इतना अत्याचार क्यों? करे कोई और भरे कोई। जब तकदीर में दुख सहना ही लिखा है तो माथा टेकने से कम नहीं हो जाएगा, समझे आप? समझा, लेकिन अमिता जी एक बात बताऊं आपको, ये सुख दुख, अच्छा बुरा जो होता है ना, वो दिन रात की तरह होता है, जो कि कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। जी अजय जी, आपने ठीक कहा। सुख दुख धूप छांव की तरह होता है, जो एक समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। सबका जो टाइम है ना, वो फिक्स है, मतलब तय है कि इतने टाइम दुख रहेगा, इतने टाइम सुख रहेगा। लेकिन जब वो सब कुछ फिक्स है तो फिर सोचने से क्या होगा? जो हो रहा है उसे होने दीजिए ना। ठीक कहा, इसका मतलब भगवान की दी हुई हर चीज का आप स्वागत करती हैं, इस्तेमाल करती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो फिर मिस अमिता सिंह, ये नाम भी तो आपको ऊपर वाले ने ही दिया है, तो फिर आप इस नाम से इतना भागती क्यों हैं? अजय जी, मुझे एक बात बताइए आप। एक रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा, ऊबड़ खाबड़, जिस पर हम सब चले जा रहे हैं, और उस पर हम रोज चोट खाते हैं, जख्मी होते हैं, फिर भी चल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता मिस्टर अजय सक्सेना जी कि हमें उस रास्ते को बदल देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उस रास्ते को बदल देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें उस रास्ते को समतल करना चाहिए, क्योंकि हमारे चोट लगने के चांस कम होंगे और दूसरों की मदद करने में बहुत ही सुकून मिलता है। अगर हम रास्ता समतल कर देंगे
तो किसी और को चोट लगने के चांस कम होंगे। और यह भी हो सकता है कि हमें और आपको ही कल को किसी यात्रा पर दोबारा जाना पड़े, तो हमें भी तो चोट लगने के चांस कम होंगे। अजय जी, चाय पीएंगे आप? हाँ, चाय तो पीने का बहुत मन है, लेकिन आज आप नहीं, आज मैं चाय बना के लाऊंगा। मैं बहुत दिन से अपने हाथ की चाय नहीं। जी ठीक है, आज आपके हाथ की चाय हो जाए। जाइए, आप चाय बना कर लाइए। ठीक है अमिता जी, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाऊंगा। कंफ्यूज कर देते हैं ना जिंदगी के ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते। कभी कभी सोचती हूँ किधर जाऊं और किधर ना जाऊं। क्या क्या मुझे यूं ही भटकते रहना होगा? क्या कभी मुझे मंजिल मिलेगी? क्या हूं मैं? क्या है मेरी पहचान? क्या है मेरा वजूद? क्या मैं कटी पतंग के समान हूं जिसका अपना कोई वजूद नहीं होता? बस हवा जिस ओर ले जाए उस ओर चल पड़ती है वो। उसका अपना कोई वजूद नहीं, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। शायद मैं भी तुमसे ऐसी ही हूं ना, एक कटी पतंग की तरह, जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। क्या हूं मैं? कौन हूं मैं? क्या मैं मिसेस अमिता सिंह हूं? गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, क्या इतना भर होने से ही मिसेस अमिता रुतबा मिल जाता है? एक लड़की अपने पति के साथ अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ चल पड़ती है, ये सोचकर कि उसे वहां सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। अपनी सारी खुशियां त्याग कर बस वो पति के साथ चल पड़ती है। पति, वो पति जो उससे कहता है कि वो उसकी खुशियों का ख्याल रखेगा, बल्कि ऐसा होता है जैसा मेरे साथ हुआ। मैं भी तो गई थी ना, कितने सारे सपने संजोकर, सब कुछ छोड़कर, घर परिवार, माँ बाप, पर सोचा था कि माँ बाप की जगह पिता जैसे ससुर मिलेंगे, माँ जैसी सास मिलेंगी, भाई जैसे देवर, बहन जैसी ननद, देवरानी जिठानी, और न जाने कौन कौन से रिश्ते मिलेंगे जिनके साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। पर ऐसा हुआ कहाँ? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। समय जैसे पंख लगा के उड़ गया। फिर सबने बोलना शुरू किया, क्या कोई खुशखबरी है? क्या कोई खुशखबरी है? फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया और मेरी सभी जांचें भी कराई गई, सभी
जांचें कराई गई। वो तो भगवान का शुक्र था कि मेरी सारी की सारी जांचें एकदम सही आई। और फिर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति की भी जांच होगी। जब ये बात मैंने अपनी सास को बताई, माँ जैसी सास को, तो जानते मेरी सास ने क्या किया? उन्होंने आंखें तरेड़ते हुए न आओ देखा न ताओ, बस मेरी चोटी पकड़कर मुझे घसीटते हुए घर से बाहर ले गई और बोली, सारी गलती, सारी कमियां तुझ में है, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं। और ये कह के उन्होंने गेट बंद भी कर लिया। एक ही पल में सारी खुशियां बिखर गई, सारे सपने टूट गए। अमिता जी, आइए बैठिए, आइए पहले बैठिए, आप आराम से पहले बैठिए और ये चाय पीजिए। रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि टूटता वही है, बिखरता वही है जिसके अंदर घमंड होता है, घमंड। ठीक कह रहा हूं कि मैं, जिसके अंदर घमंड होता है। अब आप सोच रही होंगी कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान भी जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से घमंड और आत्मविश्वास में बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है। टूटता वही है, बिखरता वही है जिसके अंदर घमंड होता है, घमंड। ठीक कह रहा हूं कि मैं, जिसके अंदर घमंड होता है। अब आप सोच रही होंगी कि आत्मसम्मान, आत्मसम्मान भी जरूरी है, लेकिन मेरे हिसाब से घमंड और आत्मविश्वास में बहुत ही थोड़ा सा फर्क होता है। क्योंकि आपको वो तो पता ही होगा ना कि तूफान के आने पर जो पेड़ थोड़ा झुक जाता है, यानी कि लच जाता है, वो टूटने से बच जाता है, उसका वजूद बच जाता है। और जो पेड़ सीधा खड़ा रहता है और उसमें तूफान से लड़ने की हिम्मत नहीं होती, वो टूट जाता है, बिखर जाता है, उसका गुरूर चूर चूर हो जाता है। ऐसा नहीं है अजय जी, ऐसा नहीं है जी कि मैंने झुकना नहीं सीखा, लेकिन कब तक और आखिर कब तक और क्यों? अरे औरत होना कोई गुनाह तो नहीं है ना। काश आप औरत होते, तब समझते कि जब गलती ना हो फिर भी गलती मानी जाए, कसूरवार ना होते भी कसूरवार ठहराया जाए, दोस्त चाहे किसी का भी हो। गलती सारी औरत पर ही मर दी जाती है। अरे हमने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है ना, वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए। अरे नारी होना कोई गुनाह नहीं है, नारी कमजोर नहीं है। अच्छा छोड़िए सब कुछ बात, रहने दीजिए, हटाइए। यात्रा पर भी जाते, आपकी बात भी हो गई। बैठिए। एक काम करते हैं कि मैं और आप, सिर्फ मैं और आप, क्या कह रहे हैं जी? हाँ, गोवा चलते हैं, गोवा पिकनिक मनाने। वहां पर ठंडी रेत और ठंडी बियर, चांदनी रात, भाई वाह, मजा आ जाएगा जिंदगी का। अरे जी, इसका मतलब आप वहां जाते रहते हैं? हाँ, मैं हर साल जाता था अपने दोस्तों के साथ। शर्मा, वर्मा, गुप्ता, ग्रोवर, मैंने बताया था ना कि हम लोग हर साल जाते थे 5-6 दिन के लिए जिंदगी के मजे लेने। अजय जी,
मतलब आपने जिंदगी के बहुत मतलब जिंदगी के सफर में जो है ना बहुत मजे लिए हैं। हाँ अमिता जी, मैंने अपना जीवन बहुत हाँ क्या याद रखिए अभी कॉल दीदी आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए। मैंने सुना आपका विदेशी बहुत आते हैं। हाँ हाँ, गोवा में विदेशी बहुत आते हैं। इनके लिए सारी रात पूरा बीच भरा रहता है विदेशियों से। अच्छा, एक बात और पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछिए, आप तो आप सवाल पूछते जाइए, पूछिए। खासकर विदेशी लेडीज टू पीस बिकनी सारी रात सारा दिन समंदर का किनारा, क्यों मुझे हल्की आती बहुत मजा आता होगा मतलब। अमिता जी, अरे अमिता जी, देखा आपने, सुना आपने भैया? बोले हमने कहा कि गोवा चलते हैं, तो बोले वहां पर विदेशी आते हैं टू पीस बिकनी में, खासकर लेडीज। अरे भैया अगर हम इनसे कहते ना कि मंसूरी, नैनीताल या शिमला चलते, तो जानते हैं क्या कहते? ये कहते वहां पर कपिल साहब हनीमून मनाने के लिए। तो भाई अजय सक्सेना जी, राम का भजन करो और जो है ना यही इस ओल्ड एज होम में बैठो भैया, और जो है ना राम भजन करो। लेकिन यार मैं इनके चक्कर में क्यों पड़ूं? मैं अपने दोस्तों को फोन कर देता हूँ गोवा जाने के लिए। नहीं यार नहीं, नाम तो वो सब हाजिर बैठे हैं। वो सब परिवार वाले हैं, परिवार वाले। ये सब तैयार बैठे और हैं। मैं यहाँ अकेला लावारिस, और किसी ने ये जानने की कोशिश भी की इतने सालों में कि ये अजय सक्सेना जिंदा है कि मर गया, तो फिर मैं किसी की परवाह क्यों करूं? अरे भाई मैं खुश हूं अपने इस परिवार के साथ, अपने इस ओल्ड एज होम के साथ। भैया मैं बहुत खुश हूं और यहीं रहकर खुश रहना चाहता हूं। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। अजय जी कहिए। जी आपका ये ना लिफाफा है। ओहो लिफाफा, हाँ इसमें क्या है? देखता हूं। क्यों है? क्या हुआ अजय जी? जानती हैं अमिता जी ये क्या है? ये है कार्ड, हैप्पी फादर्स डे का कार्ड, हैप्पी फादर्स डे का कार्ड। और जानती है ये किसने भेजा? किसने भेजा है? ये मेरे उसी बेटे ने भेजा है जिसने मुझे यहाँ ओल्ड एज होम में लाकर छोड़ दिया है। साल में सिर्फ एक दिन, और यदि 364 दिन हमें अपने बच्चों की आवश्यकता पड़े तो हम कहां जाएं? वो तो हमें अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने कम से कम हमें एक दिन तो दिया। एक दिन, पूरा दिन, 24 घंटे। हम क्या अभी भी अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो पाए? नहीं हो पाए हैं। हम अभी भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे, कभी हक डे, कभी किस डे, कभी वैलेंटाइन डे। अरे मत बांटो प्यार को, मत बांटो प्यार को। एक बार पढ़ तो लीजिए। अजय जी हमने ये क्या किया? कम से कम एक बार पढ़ तो लिया होता। क्या पढ़ना था उसमें अमिता जी? क्या पढ़ना उसमें? मैं
उसमें यही लिखा होता कि पिताजी, मैं आपको अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या इस अजय सक्सेना को अपने परिवार के साथ रहने का कोई हक नहीं है? कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। अजय जी, आपने कभी अपने बारे में नहीं बताया। क्यों जख्मों को कुरेदना चाहती हैं अमिता जी? क्यों कुरेदना चाहती हैं? जब ये जख्म नासूर बन जाते हैं ना, तो आदमी को खून के आंसू रुलाते हैं, खून के आंसू। लेकिन अजय जी, जब हम अपना दुख किसी के साथ बांटते हैं ना, तो हमारे मन का बोझ कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी ये बोझ इतना बढ़ जाता है ना कि सुनने वाला तो सुनकर चला जाता है, और जो कहता है ना, वो सारी सारी रात एक बंद कमरे में खून के आंसू रोता है, खून के आंसू। सॉरी अजय जी, सॉरी, रहने दीजिए, इस बारे में हम फिर कभी बात करते हैं। खैर, जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है अमिता जी, आज मेरा भी मन नहीं था, लेकिन मैंने आपकी कई बार की व्यथा को सुना। आप जो यूं मुंह लटकाकर और लोगों से मुंह छिपाकर बैठी रहती हैं, इस आपकी स्थिति को देखकर मुझे आपके ऊपर एक गाना याद आता है। जानती हैं कौन सा गाना? कौन सा गाना? सुनेंगी आप? सुनाएंगे आप? पक्का? ठीक है। तो सुनिए गाना। ना मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, ना मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छिप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छिप के सितारे फना नहीं होते। अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, ना मुंह छिपा के जियो और ना सर झुका के जियो। अमिता जी देखिए, ना तो हमें सर झुका के जीना है और ना ही भाई मुंह छिपा के जीना है। हमें अपनी जिंदगी को खुशहाल करके जीना है और खुश होकर जीना है। लीजिए ये क्या है जी? ये फ्रेंडशिप बैंड? हाँ, फ्रेंडशिप बैंड। लेकिन इस उम्र में? भाई दोस्ती की कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती। इसके सारे गाने लेकिन ये समाज डबल स्टैंडर्ड का समाज, दोगला समाज। अभी तो आपने कहा था समाज माई फुट, तो फिर अब क्या हुआ? डर गई? देखिए अमिता जी, हम जो इंडियन है ना, चाहे कितना भी मॉडर्न बनने की कोशिश करें, चाहे कितना भी मॉडर्न बनने का नाटक करें, लेकिन हैं एक खोखले पेड़ की तरह है जो कि नीचे से खोखला है। खोखला नहीं अजय जी, मैं खोखली नहीं हूँ और ना ही मैं समाज से डरती हूँ। अरे मेरी जिंदगी है, मैं उसे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। लाइए दीजिए बैग। लाइए अमिता जी, दोस्ती में मैं भी आपके ये फ्रेंडशिप
बैंड बांध देते हैं। क्या तुम इस दोस्ती के सफर में मेरा साथ दोगे? हाँ, क्यों नहीं? पक्का? पक्का। तो चलो अमिता, खुश होते हैं और चलते हैं इस दोस्ती का सेलिब्रेशन करने किसी मॉल में शॉपिंग करने। अरे बाबा नहीं नहीं, वहाँ बहुत भीड़ होती है। ओहो, वहाँ भीड़ होती है तो चलो भाई किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ पर खाना खाएंगे अच्छा। अरे नहीं अजय, अपने इस घर में जो होम है ना, इसमें कितना अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बाहर जाके पैसे खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी है? अच्छा तो चलो फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लॉन्ग ड्राइव? बाबा ना, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा लॉन्ग ड्राइव पर भी नहीं आना, तो एक काम करते हैं अमिता कि चलते हैं फिल्म देखने, पुष्पा। छुपेगा नहीं साला। नहीं नहीं, सच पता नहीं है। फिल्म देखने का मुझे बहुत शौक था जब मैं अपने पिताजी के घर थी, बहुत फिल्में देखा करती थी। लेकिन जब शादी हुई ना, अब वहाँ की जो जिम्मेदारियाँ ये वो, तो ये सब जाता रहा, तो हम फिल्म देखने तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। देखो भाई, दोस्ती को सेलिब्रेट तो करना है। एक काम करते हैं, क्या? हम लोग RU चलते हैं, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस। RU? हाँ हाँ RU। लेकिन RU क्यों? कहा ना कि अलग तरीके से सेलिब्रेशन करना है, लेकिन RU क्योंकि RU में जवानी की बहुत सी यादें जुड़ी हुई। अजय, ये बात भी ठीक कह रहे हो। ये RU से जवानी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब क्या तुम भी RU? यस, मैं भी RU। कौन सा कॉलेज? अरे वो अपना है ना, साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज। ओह माय गॉड, साहू राम स्वरूप डिग्री कॉलेज। क्या तुम भी? अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, मैं भी हैं। अरे भाई वो लड़कियों का कॉलेज है। तो आप क्यों गए थे? क्योंकि मैं वहाँ पर गोलगप्पे बेचता था, पानी पूरी। क्या कह रहे हो? हैं? क्या कह रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ भैया। ये कैसा मजाक है अजय? ये मजाक नहीं है भाई, सभी लोग जानते हैं ना कि ये जो प्यार होता है ना, प्यार। प्यार? क्या कह रहे हो? हाँ, ये जो प्यार होता है ना, कोई नहीं था। वो सब कुछ करा लेता है। अच्छा, रेखा नाम था उसका, रेखा। और वो साहू राम स्वरूप में पढ़ती थी और मैं बरेली कॉलेज में पढ़ता था। दोनों आते जाते टकरा जाते थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा जाती थी और मैं उसे देखकर मुस्कुरा जाता था। और जानते हो, रेखा अपने नाम की तरह बिल्कुल सीधी थी। गाना भैया बहुत अच्छा गाती, और भाई आपने तो देखा है कि हम भी थोड़ा बहुत गा ही लेते हैं। तो एक जगह एक प्रतियोगिता हुई, वहां पर इत्तेफाक से हम दोनों को साथ गाने का मौका मिला। और जानती हो अमिता कि हम लोगों को वहां पे दूसरा पुरस्कार भी मिला। अच्छा, लेकिन वो गाना तो सुनाओ, कौन सा था? अरे कैसी बातें करती हो, कब जमाने की बात है और गाना भी कोई याद होगा? देखो अजय, हाँ, ये नहीं चलेगा, गाना तो सुनाना पड़ेगा। गाना पक्का सुनाना पड़ेगा। पक्का पक्का पक्का। ठीक है भाई, याद करता हूँ। हाँ, गाना ये था कि तेरे मेरे बीच में, अरे कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना और मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना और तूने नहीं जाना। और जानती हो मित्र, ये गाना हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। और मैं रेखा का पीछा करते हुए साहू राम स्वरूप तक पहुंच गया और उसकी आदतों के बारे में जब पता किया तो पता चला कि उसे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है। तो भैया क्या था, आओ देखा ना ताओ, तुम तो जानती होगी वहां पर जो पंडित जी चाट वाले हैं ना, जानती हूँ। हाँ हाँ, वो तो ठेला लगाते हैं ना। हमने कहा उनसे कि भाई ऐसा है कि कल ये लड़की जब आएगी तो इसको गोलगप्पे मैं खिलाऊंगा। तो वो जानते क्या बोले? बोले बाबूजी मेरी दुकान को
क्यों बंद करवाओगे? तो भैया उस समय हम भी कहां मानने वाले थे। हमने कहा कि भैया नहीं खिलाने दोगे तो कौन सी दुकान चला पाओगे? तो बोले ठीक है भैया खिला देना। और ऐसा ही हुआ कि हमने जैसे ही दुकान पर खड़े होकर गोलगप्पे खिलाना शुरू किए तो रेखा अपनी सहेलियों के साथ आई और मुझे चकमा देते हुए पता नहीं कहां निकल गई और अपनी 4 सहेलियों को बरैयों की तरह मेरे पीछे लगा दिया भैया। और वो लड़कियां जो थी वो इतनी नालायक थी, कह रही थी अरे चाट वाले भैया ये देना, चाट वाले भैया वो देना, चाट वाले भैया वो देना। और मैं भैया बरैयों के छत्ते से छूटकर ऐसे भागा और जैसे ही देखा मैंने कि अमिता रेखा जो थी ना वो एक पेड़ के नीचे खड़े हुए मुस्कुरा रही। मैंने जाते ही भाई आओ देखा ना ताओ, मतलब तुमने उस समय तो जवानी का जोश था भाई, मैंने उसको सीधे सीधे बोल दिया आई लव यू। और उसने भी फिर क्या हुआ? बस उसने भी सीधे सीधे शायद इसी बात का वो इंतजार कर रही थी और उसने बोल दिया ठीक है जैसा तुम ठीक से। हम लोग कुछ दिन तक मिलते रहे और फिर हमारी शादी हुई। हमारे 2 बच्चे हुए थे, प्रिया और प्रभाष। हमने अपनी हैसियत से बढ़ के अपने बच्चों की परवरिश की और जब प्रिया सियानी हुई तो हमने एक अच्छा सा रिश्ता देख उसकी शादी विदेश में कर। विदेश में प्रिया जब सही से रहने लगी और उसके बाद एक ऐसा समय आया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो ऊपर वाले को मंजूर होता है तो बेटे को भी यानी कि प्रभाष को भी विदेश जाने की इच्छा जागृत। रेखा ने एकदम साफ मना कर दिया। रेखा टूट गई कि अरे एक लड़की तो वहां है और बेटा भी चला जाएगा तो हम अकेले हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कि रेखा ये इनका जीवन है। और जानते हैं क्या हुआ? बेटे ने मेरे और रेखा के सिर पर हाथ रखकर कसम खाते हुए बोला कि पापा मुझे सिर्फ 3 साल दे दो, 3 साल मैं एक अच्छा सा कोर्स कर आकर आपके साथ रहूंगा और आपके साथ ही जीवन यापन करूंगा। लेकिन जानते हैं ना तकदीर को क्या मंजूर है। कुछ समय बाद पता चला कि बेटे ने भी वहीं बसने का मन बना लिया है। और इतना सुनते ही रेखा ने बिस्तर को पकड़ लिया और दिन भर बिस्तर पर ही रहती थी, इतना बीमार हो गई। एक दिन रेखा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा अजय अपना हाथ दो। मैंने अपना हाथ दिया। रेखा ने अपना हाथ मेरे हाथ से पकड़कर कहा अजय शायद ये हाथ मैं अब कभी दोबारा नहीं पकड़ पाऊंगी। मैंने कहा नहीं रेखा ऐसा कुछ नहीं होगा, डॉक्टर सब कुछ ठीक कर देगा। बोली अगर प्रभाष होता तो मैं ये हाथ उसके हाथ में देकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर आराम से मर सकती थी। और उसने एक गहरी सांस ली। मेरे मुंह से निकला रेखा रेखा। सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। मैंने हिम्मत करते हुए फोन को उठाया और अपनी बेटी को फोन किया। बेटा प्रभास भी बेटी के पास ही बैठा हुआ था।
बेटी ने जैसे ही प्रभात से कहा कि मां नहीं रही, हमें घर जाना होगा, तो जानते हैं भाई साहब उस बेटे ने क्या कहा? उस बेटे ने कहा कि दीदी इस बार मां मरी है तो तुम चले जाओ और पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा। मानव छोड़ने को ऐसी औलाद दुश्मन को भी भगवान 7 जन्म में ना दे, 7 जन्म में ना दे। आज भी ऐसा लगता है कि रेखा यहीं कहीं इर्द गिर्द है, मेरे आस पास भी कहीं। ओ सॉरी अमिता जी, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया था। आइए चलते हैं। लेकिन अजय, एक बात कहूं? कहिए। क्या तुम्हें लगता है कि हम अपने रिश्ते के साथ इंसाफ कर पाएंगे? क्या हमें कुछ और वक्त नहीं देना चाहिए इस रिश्ते के लिए? इंसाफ, वक्त। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं अमिता कि तुम्हारे पास कितना वक्त बचा है? 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल या फिर 15 साल? और तुम किसके बारे में सोच रही हो? उस परिवार के बारे में जिस परिवार ने तुम्हें चोटी पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया था? या मैं उस बेटे के बारे में सोचूं जिस बेटे ने मुझे इस सरस्वती वृद्धा आश्रम में, सरस्वती ओल्ड एज होम में अकेला घुटने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन ये समाज क्या कहेगा? जो कहेगा कहने दो। अगर तुम्हें कोई जरूरत होगी तो ये समाज तुम्हें कुछ देने नहीं आएगा। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या मेरे बचे हुए इस जिंदगी के सफर में तुम मेरी हमसफर बनोगी? ठीक है। ये जो बचा हुआ जीवन है ना हमारा, इस सफर में मैं तुम्हारी हमसफर बनने के लिए, ये मेरा बताया होगा एंड। वाओ, आओ चलते हैं हम। आई एम द बेस्ट। हम अपना जहां बसाएंगे, जब तक जीवित हैं तब तक खुश होकर रहेंगे और यही कहेंगे कि हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या